नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से दैनिक करंट अफेयर्स के अपने इस सेशन में। आज भी पूर्व की भांति प्रश्नों की संख्या सीमित है, लेकिन हम बहुत बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स, दैनिक करंट अफेयर्स में हम घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि इस सेशन का एक निर्धारित समय है और वो जो निर्धारित समय है उसकी यदि हम बात करें, सुबह 5 बजे का ये समय निर्धारित किया गया है। तो कृपया 5 AM पर अपनी उपस्थिति आप अवश्य दर्ज कराया करें, क्योंकि यदि आप लाइव सेशन से जुड़ेंगे, एक तो आपका रूटीन बन जाएगा कि रेगुलर आप इसी समय पर उपलब्ध रहेंगे, रेगुलर आप इसी समय पर जुड़ेंगे और सुबह उठना आपके सेहत के लिए भी बेहतर है। साथ ही साथ आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी इसका अपना एक अलग महत्व है। तो एक एक करके हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहले सभी उपस्थित हो जाए और उसके बाद से हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ खोला जाएगा। अमेजन के बारे में जानते होंगे, एक आप कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठापित एक कंपनी है। ठीक है, प्रतिष्ठित एक कंपनी है, वैश्विक स्तर पर इसकी ख्याति है। और इस कंपनी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पर खोला है। इसने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर भारत में कहाँ पर खोला है, ये आपको बताना है। चलिए, सभी जवाब दीजिएगा। अमेजन इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर भारत में कहाँ पर खोला है। देखो, शब्द क्या प्रयोग किया जा रहा है, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग स्टोर है, या तो कोई झील होगी या तो कोई नदी होगी। अब यदि हम झील की बात करते हैं तो मणिपुर में भी लोकटक झील आपको देखने को मिलती है, तो मणिपुर भी हो सकता है। लक्षद्वीप आप जानते हैं द्वीपीय हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो हो ही सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारी झीलें हैं। ठीक है, और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी झीलें हैं। तो ऐसे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि संबंधित तथ्य के बारे में आपको पता हो। आपको बता दें, इसका सही उत्तर है बी विकल्प, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको डल झील देखने को मिलती है और जम्मू कश्मीर की इसी डल झील में आपको अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर आपको देखने को मिलेगा। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो आपको बता दें, अभी यहाँ पे मचैत माता उत्सव भी मनाया गया था। आपको यह भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को 1000 इलेक्ट्रिक बसें स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है हमारा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 1000 इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की गई हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। और याद रखना है कि जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है। जम्मू कश्मीर भारत का पहला राज्य है जहां पर अमेजन इंडिया अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अमृत, ये भी नोट कर लीजिएगा, अमृत हुआ कलोत्सव, इसका भी आयोजन श्रीनगर में किया गया। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध किस राज्य से है। बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध किस राज्य से है। 4 राज्य यहाँ पे दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इनमें से बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। चलिए बताइएगा, किसकी बात हो रही है, बाल श्रमिक विद्या योजना की बात हो रही है। चलिए बताइएगा। आपको बताते चलें, पूर्व में आपको बताया गया था कि भारत में 2 राज्य हैं जहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है, आपको पता होगा भारत के 2 राज्य हैं
जहां पर डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के बात की गई थी। उनमें से एक राज्य इस प्रश्न का उत्तर है। अब आपको ये तो पता होगा ना कि डिफेंस कॉरिडोर भारत में कहाँ पे बन रहा है। नहीं पता है, बता दे रहा हूँ, भूलिएगा मत। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 2 राज्य हैं जहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। अब इनमें से कौन सा आपके विकल्पों में दिया है, तो उत्तर प्रदेश दिया है, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हैं इनकी राजधानी है लखनऊ। साथ ही साथ लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अयोध्या एक पवित्र स्थल है, आप जानते हैं, धार्मिक स्थल है, और इसका संबंध भी कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से है। ये किस नदी के किनारे है, तो ये सरयू नदी के किनारे है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो आपको बताता चलूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो नदियां हैं जो इस समय बारिश के पानी के कारण उफान पर हैं, उनके अतिरिक्त जल को जो खेत सूख गए हैं, जो कृषि भूमि सूख गई हैं, उन तक पहुंचाने को लेकर के भी एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो किसान हैं वो अपने खेतों की जो रक्षा है, जो सुरक्षा है, वो कर सके जंगली जानवरों से, ठीक है, तो उसको लेकर के बाड़ बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक बाड़ लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है। यह भी एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार में संचालित की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि भारत और रसिया के सहयोग से AK-207 ये AK जो राइफल्स होती है ये बनाई जाती है उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में। क्या आप बता सकते हैं कि AK जो राइफल है इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में होता है, जहाँ पे भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है ये, और यहाँ पे ये तैयारी हो रही है काफ़ी दिनों से, आप कह सकते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है कई वर्षों से। तो आपको बताना है कि वो ज़िला कौन सा है जहाँ पे क्लाशनिकोव राइफल्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतनी जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में होनी चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ही आपका वाराणसी आता है, आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पे अलकनंदा क्रूज सेवा शुरू की गई थी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान की सहायता से बनाया गया है। ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आपको बता दें हमारी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य में किया। गुजरात में कहाँ पर किया? तो गुजरात के गांधीनगर में किया, ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात की जब हम बात करते हैं, सूरत शहर भी इसी के अंतर्गत आता है। और सूरत आप जानते हैं डायमंड के लिए विश्वविख्यात है, डायमंड कटिंग के लिए। तो सूरत में आपको बता दें एक कंपनी ने, आप कह सकते हो, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बनाया है। अभी तक किसी भी कंपनी का इतना बड़ा कार्यालय नहीं है, और ये जो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय इस कंपनी ने बनाया है, ये सूरत शहर में ही बनाया है। डायमंड को लेकर के एक कंपनी है, इसका नाम है सूरत डायमंड्स, और उसने विश्व का सबसे बड़ा जो कार्यालय खोला है वो सूरत में खोला है। यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, पूछा जा सकता है। इसके डिज़ाइनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके डिज़ाइनकर्ता की यदि हम बात करें तो मनित रस्तोगी इनका नाम है, इनको भी याद रखिएगा। मनित रस्तोगी हैं जिन्होंने इस विश्व के सबसे बड़े कार्यालय को डिजाइन किया। इनका भी नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। कहाँ से संबंधित है? बात हो रही है सूरत की, बात हो रही है गुजरात की, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता होगा लोथल के बारे में, ठीक है। लोथल इन दिनों क्यों चर्चा में है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। लोथल पिछले कई महीनों से क्यों चर्चा में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
कौन से व्यक्ति हैं इनमें से, कौन से आप कह सकते हो हमारे पद पर हैं वो, जिनको ये सम्मान मिला है, ये आपको बताना है। ये हाल ही का है, फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या यशवंत सिन्हा, किसको ये पुरस्कार दिया गया? देखो, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पे थे, और जब ये महाराष्ट्र के दौरे पर थे तो वहीं पर इनको ये पुरस्कार मिला। मतलब ये पुरस्कार किसको मिला? नरेंद्र मोदी को मिला। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब बात हो रही है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है एसपीजी, और एसपीजी जो है अभी तक देखने को मिल रहा था कि विदेशी नस्लों के कुत्तों का प्रयोग अपनी सुरक्षा में वो करते थे, ठीक है। लेकिन पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मन की बात कार्यक्रम में देसी नस्ल के कुत्तों को भी पालने को लेकर के बात की, देसी नस्ल के विभिन्न कुत्तों को लेकर के बात की। और आपको बता दें कि एसपीजी ने चुनाव किया है एक देसी नस्ल का कुत्ता जिसका नाम है मुधोल हाउंड। क्या नाम है? मुधोल हाउंड। और ये जो मुधोल प्रजाति का कुत्ता है, इसका संबंध है कर्नाटक से, और कर्नाटक का एक गांव है जिसको बोलते हैं मुधौल, ठीक है। तो कर्नाटक के मुधौल गांव का जो आप कह सकते हो स्थानीय कुत्ता है जिसको बोलते हैं मुधौल हाउंड, एसपीजी अब उसको ट्रेनिंग दे रहा है, और एसपीजी जो है अब मुधौल हाउंड्स का प्रयोग अपनी आप कह सकते हो टीम में करेगा। तो यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि किस राज्य का किस प्रजाति का कुत्ता है, पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? चलिए, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, कॉफ़ी की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की कॉफ़ी भारत में देखने को मिलती है। एक होती है अरेबिका कॉफ़ी, एक होती है रोबस्टा कॉफ़ी, जैसे कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, ठीक है। तो दो प्रकार की कॉफ़ी देखने को मिलती है, अरेबिका और रोबस्टा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पे होगा? इसका आयोजन होगा बेंगलुरु में, जहाँ पर आपको इसरो का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। हाल ही में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक किस देश में आयोजित की गई? क्या बोला जा रहा है? ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको बताता चलूं कि गिब्बन क्या है। गिब्बन एक प्रकार का आप कह सकते हो बंदर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की बैठक कहाँ आयोजित हुई और पहली बार। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये भाई ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क है क्या। ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क के बारे में आपको बता दें कि भाई ये जो गिब्बन है, ये भारत में भी यदि हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 के आप कह सकते हो अनुसूची 1 में सम्मिलित हैं। अनुसूची 1 में इनको रखा गया है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जा रही है, ठीक है। और ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो गिब्बन को बचाने के लिए कई सारी संस्थाएं वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही थी, जिसमें कुछ एनजीओ थे, कुछ संस्थान थे, कुछ देश भी इसमें काम कर रहे थे। लेकिन अभी तक क्या था कि इनका प्रयास एक साथ संगठित प्रयास नहीं हो पा रहा था और इसमें सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी। तो ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क के माध्यम से अब क्या होगा कि एक संगठित प्रयास किया जाएगा। क्या होगा? एक संगठित प्रयास किया जाएगा, और जो एनजीओ अभी तक काम कर रहे थे, जो देश काम कर रहे हैं या जो संस्थाएं हैं वैश्विक स्तर की, सभी ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया है, एक संगठन बनाया है जिसका नाम रखा गया है ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क। और इसकी जो पहली बैठक है ये चीन में आयोजित की गई। कहाँ पे आयोजित की गई? चीन में आयोजित की गई। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जब हम गिब्बन की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं भारत में यदि हम बात करें कि भाई गिब्बन मिलता है क्या, जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट के आप राज्यों में चले जाओगे जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन सब में आपको गिब्बन प्रजाति देखने को मिलती है, गिब्बन मिलता है। जैसे हमने बात किया अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश। पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया था कि इनका जो स्टेट एनिमल है, अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वह भी एक गिब्बन है, जिसको बोलते हैं होलोक गिब्बन। होलोक गिब्बन जो है ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, एक चीज़ यहाँ पे और याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम गिब्बन को लेकर के बात कर रहे हैं तो भाई गोल्डन लंगूर की भी यहीं पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि गोल्डन लंगूर की भी जो आबादी है वो इन्हीं राज्यों में, पूर्वोत्तर के ही राज्यों में मिलती है और सबसे ज़्यादा असम में मिलती है। और असम में आप जानते होंगे, यदि आपने हमारा स्टैटिक जीके का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसका नाम है चक्रशिला। ये जो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका निर्माण सिर्फ इसीलिए किया गया था कि हमें गोल्डन लंगूर की जो प्रजाति है उसको बचाना है, और उसी को लेकर के चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी बता दूं मैं यहाँ पे यह भी बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की, जब हम बात कर रहे हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की, तो आपको बताता चलूं कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, भारत का 52वां और राजस्थान का जो चौथा टाइगर रिजर्व था, इसका नाम था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और ये इन दिनों चर्चा में है, क्यों? क्योंकि टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद पहली बार यहाँ पर किसी बाघ ने बच्चों को जन्म दिया है, और इसके कारण ये चर्चा में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व था, भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व बना था। और जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो यहीं पर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे एक स्थान पड़ता है डेगाना, राजस्थान में एक स्थान पड़ता है डेगाना। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा नागौर जिले में, ठीक है। नागौर वही जिला है जहाँ का मकराना मार्बल विश्वविख्यात है, मकराना मार्बल नागौर का विश्वविख्यात है। और डेगाना में क्या मिला है? लिथियम के भंडार पाए गए हैं, याद रखिएगा, लिथियम के भंडार मिले हैं डेगाना में, और बड़े पैमाने पर लिथियम के भंडार मिले हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि भारत की जो लिथियम की ज़रूरत है वर्तमान समय में, एकमात्र यही भंडार जो है वो 80% ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो फैक्ट बताए गए ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दें, काको इजना रिजर्व, ये भी नोट कर लीजिएगा, काको इजना, ये जो काको इजना रिजर्व है, ठीक है, काको इजना जो रिजर्व है इसकी हम बात करें तो यह भी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? यह भी असम में देखने को मिलता है, यह भी याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रही एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम 2 का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? रुद्रम 2 का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, रुद्रम 2 का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है आपको बताना है। चलिए, रुद्रम 2 का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? देखो, रुद्रम 2 की बात यहाँ पे हो रही है, और रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल है, याद रखिएगा, एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब इसको हवा से दागा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और किसने बनाया है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें, इसको बनाने वाली संस्था जो है उसका नाम है DRDO। क्या नाम है? DRDO। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्य मूलम विज्ञानम, या स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, इसका आदर्श वाक्य है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको याद रखना है। और आपको बताते चलूं कि इनकी बहुत सारी लैब हैं, DRDO की बहुत सारी लैब हैं, ठीक है। और इन लैब के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे NSTL लैब आपकी आती है, NSTL लैब, ये कहाँ पे है? ये है विशाखापट्टनम में, नोट कर लीजिएगा, NSTL लैब विशाखापट्टनम में। ARDE लैब इनकी, ARDE
ये कहाँ पे है? ये आपको देखने को मिलती है पुणे में, ठीक है। इसके बाद एक इनकी आप कह सकते हो चर्चा में रहने वाली लैब हमेशा है जिसको बोलते हैं ADE, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अब इनके जुड़े हुए मैं बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या डेवलप किया है। जैसे NSTL लैब की यदि हम बात करें तो इसने वरुण अस्त्र बनाया था। शक्ति नामक थर्मल टारपीडो जो था वो इसी NSTL ने बनाया था। ARDE पुणे की जब आप बात करते हो, ARDE लैब पुणे की जब आप बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए प्रलय मिसाइल हमने बनाया था। क्या बनाया था? प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल इसी लैब ने बनाया था। ADE बेंगलुरु की जब आप बात करते हो तो आपको पता होगा कि पिछले दिनों तपस ड्रोन की चर्चा हो रही थी, याद होगा यदि आपको, तपस ड्रोन। तो ये जो तपस ड्रोन है इसको बनाया था ADE बेंगलुरु ने। तो जरूरी नहीं है कि परीक्षा में आपको DRDO दे दिया जाए, ठीक है। यदि DRDO दे दिया जाता है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन यदि DRDO की किस लैब ने बनाया है ये आपसे पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा प्रश्न टिपिकल हो जाएगा और आने वाले समय में जरूरी है, आवश्यक भी है और पूछा भी जाएगा। लैब के बारे में DRDO आपको विकल्प में नहीं मिलेगा, तो इन लैब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से जुड़ी 105 प्राचीन वस्तुओं को लौटाया है? चलिए बताइए कौन सा देश है। और इस देश की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद ये कदम इस देश ने उठाया है। और पूर्व में जो हमारे देश से चीज़ें बाहर गई हैं उनमें बहुत सारे देश हैं जो लगातार लौटा रहे हैं और इस देश ने दूसरी या तीसरी बार लौटाया। अभी तक ये देश लगभग 200 ज़्यादा हमारी जो कलाकृतियाँ हैं, वस्तुएं हैं प्राचीन, ठीक है, उनको लौटा चुका है और एक बार फिर से इस देश ने ये कदम उठाया है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है अमेरिका की। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आपके लिए एक होमवर्क क्या है कि पिछले दिनों आपको मैंने बताया था कि अमेरिका की एक कंपनी है जो गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही है। उस कंपनी का नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में जो अमेरिका की कंपनी लगाने जा रही है वो कौन सी है, इसको बताएं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? RPF के रेलवे सुरक्षा बल की बात हो रही है, तो बताएं RPF के महानिदेशक कौन बने हैं? चलिए फास्ट जवाब। 4 नाम यहाँ पे दिए हैं, इन चारों नामों में से आपको बताना है। यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं, राकेश पाल की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड के ये प्रमुख बने हैं, ये आपको याद रखना है। तो एक नाम निकल गया, बचा 3। इन 3 नामों में से आपको चुनाव करना है। प्रशांत अग्रवाल, संजय चंद्र या मनोज यादव। नोट कर लीजिएगा मनोज यादव। और ये बल चर्चा में है क्योंकि अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पूर्व एक RPF के एक जवान ने ट्रेन में ही कुछ लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, यहाँ तक कि अपने एक ASI को भी गोली मार दी थी। तो ये बल जो है चर्चा में है और इसके बहुत सारे ऑपरेशन भी मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में किस राज्य ने सड़क सुरक्षा बल गठित करने का निर्णय लिया? ये जो राज्य है आपको बताते चले कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और प्रतिदिन का एक औसत है कि 10 से 15 लोग सड़क दुर्घटनाओं में इस राज्य में मौत के शिकार होते हैं। तो ये राज्य इन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करने के लिए एक मुहिम चला रहा है और लगभग 1500 बलों की 1500 आप कह सकते हो बलों की भर्ती की जाएगी। एक अलग विभाग ही इन्होंने बना दिया है और ये राज्य है पंजाब। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट मेरापी का संबंध किस राज्य से है? माउंट मेरापी का संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है। माउंट मेरापी का संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है। पिछले दिनों यदि आपको याद हो, पिछले सेशन में हमने इंडोनेशिया के बारे में बात किया था, इंडोनेशिया के द्वीपों के बारे में बात किया था। वहाँ पर भी हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि भैया जाके ज्वालामुखी वाला पेज ओपन कर लेना है और जिन ज्वालामुखियों के बारे में अभी तक आपने नोट किया है, चाहे वो हवाई द्वीप से संबंधित हों, चाहे वो
इंडोनेशिया से संबंधित हों, चाहे वो फिलीपींस से संबंधित हो, उन सभी के बारे में आपको बताना था। तो आप में से कुछ लोगों ने जवाब दिया। जिन्होंने जवाब दिया आपको बहुत साधुवाद, जिन्होंने ज़रूरत नहीं समझी जवाब देने की आपका भी बहुत बहुत आभार। लेकिन इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप इच्छुक हैं तो दे सकते हैं, और यदि जवाब देंगे रेगुलर करंट अफेयर्स में जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं उनका जवाब देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो आपसे प्रश्न किए जाते हैं होमवर्क के तौर पर, उनका भी यदि आप जवाब देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन उसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते चलें। यदि नोट्स नहीं बनाएंगे फिर इस सेशन का ना कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। 4 दिन में इन चीज़ों को आप भूल जाएंगे और फिर आपका जो ये समय आप हमें दे रहे हो ये व्यर्थ जाएगा। तो ये समय व्यर्थ ना जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते हुए आप आगे बढ़ें। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं कल के सेशन में।